नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दूसरे महत्वपूर्ण आलोचक अरस्तू पर चर्चा करेंगे। अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अरस्तू के 3 सिद्धांत जो इन्होंने दिए हैं, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसमें से हम केवल आज इस वीडियो में इनके अनुकरण सिद्धांत की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि हम तीनों सिद्धांतों की बात करते हैं तो फिर ये बड़ी चर्चा होगी और वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए इसके लिए मैं 2 वीडियो बना दूंगा। इसलिए आज मैं अनुकरण सिद्धांत के बारे में अरस्तू के बारे में चर्चा हम करेंगे। तो अब अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत पे आने से पहले हमें इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये सब चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व यानी ईस्वी से 384 साल पहले एथेंस में हुआ। एथेंस यूनान यानी कि ग्रीस जिसे कहते हैं, यूरोप का एक देश है, वहाँ उसकी राजधानी है एथेंस। तो इनका जन्म वहाँ पर हुआ। ये एथेंस वही एथेंस है जहाँ पर प्लेटो हुए, सुकरात हुए और यहाँ पर काफ़ी दार्शनिक हुआ। आगे जाके लॉन्जाइनस हुए। और ये एथेंस और या यूनान, ये वो देश है यूरोप का जो वहाँ की संस्कृति की नींव कहा जा सकता है इसको। यहाँ से काफ़ी संस्कृति निकली, काफ़ी आलोचक निकले, काफ़ी साहित्य शास्त्र निकले। तो ये महत्वपूर्ण देश है। तो अरस्तू ने कम से कम 400 ग्रंथ इनके मिलते हैं अलग अलग उसमें, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड थे, दार्शनिक थे, नाटककार थे, चिकित्सक थे और काफ़ी चीज़ों पर इन्होंने अपने विचार दिए। तो 400 ग्रंथ इनके मिलते हैं, जिसमें से एक ग्रंथ है पेरीपोइथिकेस, जिसमें इनके काव्यशास्त्रीय विचार मिलते हैं। तो उसी में ही इनके इन तीनों सिद्धांतों का चित्रण है। इसमें से अब हम इनके अनुकरण सिद्धांत पर बात करते हैं। तो अनुकरण सिद्धांत पर बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि पहले मैं प्लेटो को पढ़ा चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे जाइए और प्लेटो की वीडियो देखिए, क्योंकि अनुकरण सिद्धांत मूलतः प्लेटो ने ही दिया है। तो जो अरस्तू हैं वो उनकी व्याख्या करते हैं, सकारात्मक व्याख्या करते हैं कि इन्होंने बताया कि। और अब हम ये समझते हैं कि अनुकरण सिद्धांत इतना क्यों महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा न केवल अरस्तू करते हैं बल्कि प्लेटो ये सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत देते हैं पहले, फिर अरस्तू करते हैं, फिर आगे जाके और भी आलोचक अनुकरण सिद्धांत को बताते हैं। जॉन ड्राइडन भी यही बताते हैं, या जितने भी अभिजात्यवादी जो आलोचक हैं, जो कवि हुए, वो अनुकरण को ही मानते हैं। या यूं कहें कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कविता का आधार ही अनुकरण को माना गया है। अनुकरण यानी कि किसी को देखकर प्रेरणा लेना, मतलब यहाँ पर इन्होंने प्रकृति शब्द का यूज़ किया। जो प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया, जो व्याख्या दी, जो परिभाषा दी, क्या प्लेटो ने कहा कि जो कला है वो प्रकृति की अनुकृति है, यानी अनुकरण है, प्रकृति का अनुकरण है। प्रकृति यानी बाह्य जगत, उसका अनुकरण ही कला है। कला जो है उसके अनुकरण से निकलती है। इसलिए ये उन्होंने सिद्धांत दिया कि कला कैसे बनती है, तो इन्होंने बोला अनुकरण से बनती है। तो यही सिद्धांत महत्वपूर्ण हुआ और इसी प्लेटो के सिद्धांत की व्याख्या अरस्तू ने की, आगे जाके और लोगों ने की। तो यहाँ पर अरस्तू ने सबसे मौलिक व्याख्या, सकारात्मक व्याख्या और अच्छे ढंग की व्याख्या उनके सिद्धांत की, अनुकरण सिद्धांत की। क्योंकि प्लेटो ने जो अनुकरण बताया था वो नकल के रूप में बताया था और इस एक निकृष्ट गुण के रूप में बताया था कि ये अनुकरण कोई कला नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छा कोई हुनर नहीं, हुनर जैसी कोई चीज़ नहीं है अनुकरण। जबकि अरस्तू इसे हुनर के रूप में देखते हैं, एक सृजन प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। क्योंकि
जो अरस्तु हैं इसे केवल नकल नहीं मानते, इसे सृजन का माध्यम मानते हैं, इसे रचना का एक माध्यम मानते हैं। जबकि प्लेटो जो थे वो इसे केवल नकल मानते थे कि जो भी कलाकार होता है, जो भी साहित्यकार होता है, जो भी कवि होता है, वो उसका काम केवल नकल करना होता है, बाहरी संसार से सामग्री लेता है और कविता कर डालता है, चित्र बना डालता है। तो ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई हुनर जैसी चीज़ नहीं है। ये सारी बातें प्लेटो ने की, इसलिए उन्होंने अनुकरण का खंडन किया, साहित्य का खंडन किया। उन्होंने बोला कि साहित्य या कोई भी कला का उन्होंने खंडन करने की बात की कि कोई भी कला एक आदर्श राज्य के लिए ज़रूरी नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि ये अनुकरण से पैदा होती है और अनुकरण व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है, ये उन्होंने कहा। और इसका खंडन या उनके शिष्य ने किया, जो कि अरस्तु हैं। इसका खंडन उन्होंने इस प्रकार किया कि वो सकारात्मक हुआ, वो सृजनात्मक हुआ। अब इसी की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। इसको मैंने अंतर के रूप में व्याख्यायित किया है और यही अंतर पूछता है कि अरस्तु के अनुसार अनुकरण सिद्धांत क्या है, प्लेटो के अनुसार अनुकरण का सिद्धांत क्या है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये पूछता है कि प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में मूल अंतर क्या है। तो ये 3 प्रश्न अनुकरण सिद्धांत से पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की। तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण सिद्धांत क्या था? सबसे पहले मैं बात कर चुका हूँ कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो अनुकरण है वो एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण जो है वो एक हुनर है, वो मनुष्य को प्राप्त एक जन्मजात प्रतिभा है। जबकि प्लेटो इसे प्रतिभा के रूप में नहीं देखते थे, इसे सिर्फ ऐसे ही देखते थे। जबकि अरस्तु ने इसे इस रूप में स्वीकार किया कि वो यूँ कहते हैं कि अनुकरण जो है मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण की शक्ति पशुओं में नहीं, केवल मनुष्य में होती है, इसीलिए ये विशेष है। पशु अनुकरण नहीं कर सकता। अनुकरण यानी कि यहाँ पर जब भी मैं अरस्तु का नाम लूँगा तो यहाँ पर उनका अनुकरण नकल से नहीं, सृजन से है। नकल और सृजन में अंतर होता है। नकल केवल वैसे का वैसे ज्यों का त्यों होती है और सृजन ज्यों का त्यों ना हो करके उसमें अपनी अनुभूतियाँ डाल के, उसमें अपना हुनर डाल के किया जाता है। तो वही इसी अनुकरण की बात अरस्तु करते हैं। तो अरस्तु इसे मानव की एक शक्ति मानते हैं कि मानव को एक प्राप्त ऐसी शक्ति है जिसके अनुसार वह कुछ रचता है, कुछ सृजन करता है। और ये पशुओं में नहीं होती, क्योंकि पशु में हुनर नहीं होते। ये प्रतिभा केवल इंसान में मौजूद है और इसी के माध्यम से वह संसार का ज्ञान हासिल करता है। कोई भी मनुष्य अनुकरण करते हुए ही सीखता है। एक बच्चा अनुकरण करते हुए ही बड़ा होता है, चीज़ों को देखता है, समझता है। तो यही अरस्तु कह रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो कविता और अनुकरण है वो एक ही पैमाने से नापे जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अनुकरण से किए जाते हैं। क्योंकि इनमें जो मानव सहज प्रवृत्ति होती है वो पहले से ही इसमें मौजूद होती है और इसलिए ये दोनों ही अनुकरण से ही उपजते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट जो है, प्लेटो की ही भांति अरस्तु भी काव्य को अनुकरण पर आधारित मानते हैं। यानी कि जो ये यूँ कह रहे हैं कि जो अरस्तु हैं वो भी जो काव्य है उसको अनुकरण पर ही आधारित मानते हैं। लेकिन अंतर बहुत बड़ा है प्लेटो के अनुकरण में और अरस्तु के अनुकरण में, अंतर बहुत बड़ा है। परंतु प्लेटो जहाँ अनुकरण को पूरी तरह प्रतिकृति की चेष्टा मानते हैं, वहीं अरस्तु के अनुसार अनुकरण पुनः सृजन का एक प्रकार है। यहाँ पर जो प्रतिकृति शब्द है उसका ये मतलब है, प्रति का मतलब होता है कॉपी करना किसी को। जो प्लेटो हैं वो कॉपी मानते हैं अनुकरण को, यानी कि कविता लिखना, चित्र बनाना उनके अनुसार कोई कला नहीं है, वो केवल और केवल नकल है। जबकि अरस्तु के अनुसार
वो एक नकल ना हो करके वो सृजन है। क्यों? आगे बताया उन्होंने कैसे। ये यूं उन्होंने कहा, अरस्तु के अनुसार रचनाकार द्वारा जगत का अनुकरण दर्पण में दिखाई देने वाली प्रतिछवि के समान नहीं होता, जो बाह्य जगत को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देता है। अब अरस्तु ने कहा कि जो अनुकरण है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अनुकरण क्या है, किसका हम करते हैं अनुकरण? प्रकृति का अनुकरण। जो उन्होंने बोला, प्लेटो ने, अरस्तु ने, कि जो अनुकरण है वो प्रकृति का अनुकरण है, जो कला है वो प्रकृति की अनुकृति है, प्रकृति की अनुकृति है। अनुकरण मैंने बताया, किसी के अनु का मतलब होता है पीछे चलना, और अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना। तो यहाँ पर जो अरस्तु का जो अनुकरण है, उसमें वो ये कहते हैं कि अरस्तु के अनुसार रचनाकार द्वारा जगत का अनुकरण दर्पण में दिखाई देने वाली प्रतिछवि के समान नहीं होता, जो बाह्य जगत को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करती है। उनका अनुकरण ये नहीं है कि जो बाह्य सामग्री को, जो प्रकृति को, जो जगत को जो दिख रहा है वो ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देता है। अब जो अनुकरण है वो किसका विषय है? वो कवि का विषय है। वो क्योंकि हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो वो कवि का विषय है। जो कविता लिखता है कवि, अरस्तु के अनुसार वह अनुकरण करता है किससे? प्रकृति से। प्रकृति यानी जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे वह सामग्री लेता है। लेकिन इनके अनुसार अनुकरण कैसा है? वो दर्पण में दिखाई देने वाली नकल जैसा नहीं है कि दर्पण में जिस तरीके से कोई वस्तु दिखती है वैसे के वैसे दिखाई दे रही है, वैसा नहीं है। वो अनुकरण सृजन है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर कविता लिखता है, जैसे एक व्यक्ति यदि चौराहे पर गुब्बारे बेच रही लड़की पर कविता लिखता है तो वह केवल उसका चित्र नहीं बना देता कविता में, उसका मतलब चित्र एक, जब वो कविता कोई पढ़ता है तो उसके सामने केवल और केवल लड़की नहीं दिखाई देती, उसके सामने वो भाव भी आते हैं, जो भाव हम उसको देखकर ना आ पाएँ भले, लेकिन जब हम कविता पढ़ेंगे तो वो भाव हमें स्पष्ट रूप से हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। जैसे यदि हम बाहर देखते हैं किसी चीज़ को, हम काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं चीज़ों को कविता में पढ़ते हैं, उन्हीं का, क्योंकि जो कविता है उन्हीं का ही अनुकरण है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो फिर हमें अलग भाव प्राप्त होते हैं। वही ये अरस्तु कह रहे हैं कि जो अनुकरण है वो ज्यों का त्यों प्रत्यंकन नहीं है, प्रतिछवि नहीं है, वो सृजन है। कला को जब प्रकृति की प्रतिकृति कहा जाता है तो यहाँ उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि वह प्रकृति का ज्यों का त्यों प्रत्यंकन है, बल्कि इस प्रतिकृति में रचनाकार प्रकृति से या कहीं बाह्य जगत से केवल सामग्री ही ग्रहण करता है। अब यहाँ पर 3 शब्द हम समझ लेते हैं, प्रकृति, प्रतिकृति, प्रत्यंकन। ये सारी शब्दावली हम समझ लेते हैं तो फिर इसको समझने में आसानी होगी। ये जो कह रहे हैं ये अरस्तु कह रहे हैं। यहाँ पर अरस्तु के अनुसार अरस्तु कह रहे हैं कि जब कहा जाता है कि कोई कला प्रकृति की प्रतिकृति है, प्रतिकृति यानी कि उसकी फोटोकॉपी, प्रकृति यानी जगत की नकल यानी प्रतिकृति। जब कला को जगत की नकल कहा जाता है तो उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि वह प्रकृति का ज्यों का त्यों प्रत्यंकन, यानी कि जैसा कि वह है वैसा ही वैसा उतार दिया, वैसा नहीं है, बल्कि इस प्रतिकृति में रचनाकार प्रकृति से या कहीं बाह्य जगत से केवल सामग्री ही ग्रहण करता है बस, और जो भाव होते हैं वो खुद अपने डालता है उस रचना में, तभी तो वो विशेष लगती है, तभी तो अनुकरण एक विशेष प्रक्रिया है, ना कि एक नकल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरे
उदाहरण दूसरी बात पर चलते हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो प्लेटो ने कहा था वो नकल कहा था अनुकरण को, जबकि यहाँ ये अनुकरण को सृजन या अनुसृजन या पुनः सृजन कहते हैं अरस्तु। अब इनकी जो दूसरी बात है अरस्तु की वो ये है कि बाह्य जगत या प्रकृति से सामग्री ग्रहण करने के बाद उससे अपनी कलागत आवश्यकताओं के अनुसार उसे अपनी अनुभूति और प्रतिभा के आधार पर प्राप्त सामग्री को काट छाट कर तथा पुनः संयोजित करके एक अभिनव कला वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है। कौन? कवि। कवि क्या करता है? बाह्य जगत या प्रकृति से सिर्फ सामग्री लेता है। उसने यदि कोई एक कविता लिख रहा है, हम रामचरितमानस का उदाहरण लेते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास लिखते हैं, वो केवल और केवल एक उदाहरण लेते हैं। रामचरितमानस रामायण के कथानक से पर लिखी गई है। रामायण का कथानक पहले से ही मौजूद था, वो पहले से ही था। तो वो क्या है? वो जगत है, वो प्रकृति है। वहाँ से उन्होंने सामग्री ग्रहण की कि क्या हुआ, आखिर उस कथानक में क्या हुआ, ये तुलसीदास ने ग्रहण किया और फिर उसे अपने अनुसार, अपनी अनुभूति के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार उसको एक रचना के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो राम कथा तुलसी के जन्म से पहले प्रसिद्ध नहीं थी, लोक साहित्य के रूप में विख्यात नहीं थी, तुलसी के रामचरितमानस की रचना करने के बाद वह हर भारतवासी के दिल तक पहुंची, हृदय तक पहुंची रामचरितमानस। तो ये क्यों पहुंची? क्योंकि इसमें सृजन था, इसमें जो अनुभूतियाँ थीं, इसमें सिर्फ नकल नहीं थी कि कथानक को ज्यों का त्यों लिख दिया। सामग्री क्या थी? जो पहले से मौजूद थी, जो वाल्मीकि रामायण थी या फिर जो पहले से विद्यमान कथानक था समाज में, उसको उन्होंने लिया। यानी कि सिर्फ उन्होंने सामग्री को लिया। जिस तरीके से बता रहे हैं अरस्तु कि जो कलाकार होता है वो जगत या प्रकृति से केवल सामग्री ग्रहण करने के बाद उससे अपनी कलागत आवश्यकताओं के अनुसार, उसे अपनी अनुभूतियों और प्रतिभा के आधार पर प्राप्त सामग्री को काट छाट कर पुनः संयोजित करता है। इसी तरह तुलसीदास ने किया। उन्होंने कथानक को लिया और उसमें अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपने काव्य कौशल के अनुसार उन्होंने इसकी रचना की। इस रचना में उनकी भक्ति को देखा जा सकता है, राम के प्रति उनके समर्पण को देखा जा सकता है। इसीलिए ये रचना उत्कृष्ट हुई। इसीलिए ये एक रचना के रूप में दिखाई देती है, एक सृजन के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि है ये भी अनुकरण, लेकिन ये अरस्तु का अनुकरण है। क्योंकि ये केवल नकल नहीं है, ये सृजन है, ये कुछ रचा गया है। ये इसमें प्रतिभा है, अनुभूतियाँ हैं, इसमें ज्ञान है, इसमें काव्य कौशल है, इसमें भाषा शिल्प है। ये सारी कवि की अपनी चीज़ें हैं। और कवि ने बाहर से क्या लिया? कवि ने बाहर से ली केवल सामग्री और भाषा, और बाकी कवि की अपनी चीज़ें हैं जो उसको अनुकरण से अनुसृजन बनाने में सार्थक बनाती हैं। तो ये मौलिक अंतर अरस्तु और प्लेटो के अनुकरण में है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं। अरस्तु के अनुसार कवि वस्तुओं, यानी कि जो स्थितियां हैं, जो घटनाएं हैं, बाहरी जगत में जो घट रही हैं, उनका केवल बाहर से दिखाई देने वाले रूप में ही चित्रण नहीं कर देता। जो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अनुकरण आखिर करता क्या है, अनुकरण का काम क्या है। प्लेटो के अनुसार अनुकरण का काम क्या था? प्लेटो के अनुसार अनुकरण का कार्य केवल ये था कि किस तरीके से कला को रच दिया जाए। लेकिन जो प्लेटो ने सिर्फ यही व्याख्या की थी कि ये रचना का प्रक्रिया का एक साधन है यहाँ। लेकिन अरस्तु ने इससे आगे व्याख्या की। उन्होंने बोला कि जो साहित्य है वो केवल वस्तु जैसी वे दिखाई दे रही हैं, वस्तु जैसी वे हैं, जैसी वे दिख रही हैं, उसी का ही चित्रण साहित्यकार या कलाकार नहीं करता, उससे आगे का भी चित्रण वो करता है
कि व्यक्ति किस तरीके से उसको होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि एक लड़की गुब्बारे बेच रही है चौराहे पर, तो यदि उस पे कोई कविता लिखता है तो क्या वो केवल यही लिखता, क्या उसकी कविता में केवल हमें एक लड़की गुब्बारा बेचती हुई दिखाई देती है? उसमें ये भी दिखाई देता है कि उस लड़की को उस चौराहे पे ना होते हुए एक स्कूल में होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये उस कवि का उद्देश्य रहता है। यही बात अरस्तू कह रहे हैं कि जो अनुकरण होता है वो सृजन की प्रक्रिया होती है, वो एक साहित्यिक रचना होती है। तो जिसका ये उद्देश्य होता है कि वो अनुकरण इस तरीके से करे कि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें वो उसी का वैसा चित्रण नहीं करता, उसमें वो उसके संभाव्य रूप का भी चित्रण करता है, यानी कि जैसी वे हो सकती हैं उनको भी बताता है। यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो साहित्य होता है, क्या वो केवल समाज को वैसे का वैसा दिखाता है जैसा वे है? नहीं, वो समाज को ऐसा भी दिखाता है जैसा उसको होना चाहिए। असल में साहित्य का कार्य ही यही है कि वह मार्ग बताए कि समाज में क्या गलत है और उसको सही कैसे किया जा सकता है। वो एक रास्ता दिखाए, वो मार्गदर्शन करे। इसीलिए साहित्य को मार्गदर्शन के रूप में देखा जाता है। तो यही बात अरस्तू कहते हैं कि जो अनुकरण होता है वो स्थितियों का वैसा नहीं दिखा देता जैसी वह समाज में दिख रही हैं। वह उनके संभाव्य रूप पर भी बात करता है कि जैसी वे हो सकती हैं। और तीसरी बात, वह उनके आदर्श यानी कि जैसा उन्हें होना चाहिए के रूप पर भी बात करता है। कौन? जो अनुकर्ता होता है, अनुकर्ता यानी कि कवि या चित्रकार, वो उनकी संभावनाओं पर भी बात करता है कि कैसा उन्हें होना चाहिए। अब जो दूसरी बात है, जो दूसरा अंतर है, प्लेटो अनुकरण को केवल बाह्य जगत का मशीनी प्रत्यंकन मानते हैं। प्लेटो के अनुसार जो अनुकरण है वो केवल नकल है, मशीनी अनुकरण है। जैसे किसी ने फ़ोटो खींच दिया हो, जैसे किसी ने फ़ोटोकॉपी निकाल दिया हो, वैसे का वैसे अनुकरण है। जबकि जो अरस्तू का अनुकरण है वो संभावनाओं और आदर्श स्थितियों को भी समन्वित कर लेता है, संभावनाओं और आदर्श स्थितियों को भी बताता है। अब जैसे जो रामचरितमानस है वो किस लिए श्रेष्ठ है? रामचरितमानस इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि उसमें वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि जब एक पाठक उसको पढ़ता है तो राम का चित्र केवल आ जाता है उनके सामने, या फिर केवल राम की अनुभूति भर उसको होती है। ऐसा नहीं है। क्या होता है वहाँ पे, उसकी संभावना और आदर्श स्थितियों को भी तुलसीदास बताते हैं कि किस तरीके से राम अपनी लीलाओं को रचते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। एक रचनाकार का उद्देश्य ही यही होता है कि समाज को या जिसका वह अनुकरण कर रहा है, जिस वस्तु या घटना का वो अनुकरण कर रहा है, उसको वैसा का वैसा ना रचे, उसमें संभावनाओं को भी बताए, उनकी आदर्श स्थितियों को भी बताए और उनका समन्वय भी करे उसमें रचना में। तभी वह अनुसृजन कहलाएगा। वरना तो अनुकरण तो कोई भी कर लेगा, एक बच्चा भी कर लेगा। जिस तरीके से प्लेटो अनुकरण को देखते हैं कि अनुकरण केवल नकल है, लेकिन अनुकरण को एक व्यापक रूप अरस्तू देते हैं। उसे अनुसृजन, उसे पुनः सृजन, उसे सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में बताकर। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। इससे साफ है कि अरस्तू अनुकर्ता यानी कि जो कवि है, अनुकर्ता को केवल नकल नवीस न मानकर उसे सृजनात्मक कार्य मानते हैं। अरस्तू अनुकर्ता को केवल नकल नवीस नहीं मानते, उसे एक सृजनात्मक व्यक्ति मानते हैं।
उसे एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो जिस वस्तु का अनुकरण कर रहा है, वह जिस गुब्बारे बेचने वाली बच्ची का अनुकरण अपनी कविता में कर रहा है, वह अपनी कविता में अनुभूतियाँ डाल रहा है, वह अपनी कविता में एक रास्ता दिखा रहा है लोगों को कि इस बच्ची की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, इस बच्ची की स्थिति जैसी अभी है वैसी नहीं होनी चाहिए, इससे बेहतर होनी चाहिए। ये अनुकरण का उद्देश्य अरस्तु के अनुसार है। इसलिए जो अनुकरण है वो नकल नवीस नहीं है, ज्यों का त्यों प्रत्यंकन नहीं है, उसमें कुछ सृजन किया जा रहा है। अरस्तु कला या काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहते हैं, जो कि प्लेटो भी कहते थे। प्लेटो ने भी कहा प्रकृति की अनुकृति, लेकिन फिर जब प्लेटो ने भी यही कहा, अरस्तु ने भी यही कहा, तो फिर अंतर क्या था? अंतर था अनुकरण की समझ का, कि किस तरीके से अनुकरण किया जाए। अरस्तु ने उसमें बोला कि अनुकरण करते वक्त जो अनुकर्ता होता है, जो कवि होता है, वो सृजनात्मक प्रक्रिया से गुजरता है, वो उसमें अपने भाव डालता है। अब अरस्तु ने प्लेटो की तरह ही साहित्य को अनुकरण तो बताया, लेकिन उसकी व्याख्या प्लेटो से बिल्कुल अलग की। अरस्तु ने अनुकरण को सकारात्मक रूप में व्याख्यायित किया। अब अरस्तु ने यह अनुकरण यदि अरस्तु ने तर्क दिया, प्लेटो का इस बात से खंडन किया, इस तर्क से खंडन किया कि अनुकरण अगर बाह्य जगत की वस्तुओं का केवल दर्पण या बिंब मात्र होता, यानी कि अनुकरण का मतलब नकल करना, नकल तो दर्पण भी करता है ना। तो जैसी वस्तु दिख रही है वैसा आईना दिखा देता है कि ऐसा है। तो प्लेटो ने बोला कि ये आईने में और कवि में, साहित्य में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अरस्तु ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अनुकरण आईने जैसा होता, दर्पण या बिंब मात्र होता, तो फिर जैसी वस्तु वो दिख रही है उससे अलग भाव उपजाने में वो सक्षम नहीं होती। अब जैसे इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो लड़की चौराहे पर गुब्बारे बेच रही है, यदि उसका चित्र कोई बनाए, या फिर नहीं, यदि उसका कोई आईने में उसको दिखाए, आईने में उसको दिखाए कि गुब्बारा बेच रही है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, या जब कविता उस पर कोई लिखेगा तो वो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो सीधा उत्तर है, कविता को पढ़ के लोग प्रेरित होंगे, उनके अंदर कुछ नए भाव आएंगे। तो यही बात अरस्तु कह रहे हैं कि जो आईने में अनुकरण होता है वो भाव पैदा नहीं करवा पाता, जबकि जो सृजन होता है, जो सृजन वाला अनुकरण होता है, उसमें वह क्षमता होती है कि वो भाव पैदा करवा पाए। अब इसका यही उदाहरण है कि गुब्बारे बेचने वाली लड़की को सभी लोग देखते हैं, लेकिन उनके मन में किसी तरीके का भाव उत्पन्न नहीं होता। और जब गुब्बारे बेचने वाली लड़की पर कोई भी व्यक्ति यदि कविता को पढ़ता है, तो सभी के मन में ये भाव उत्पन्न होगा कि इस लड़की के बारे में कुछ सोचना चाहिए, या फिर ये ऐसा क्यों है, ये इसकी आदर्श स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसको कुछ अच्छा होना चाहिए, इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको कहीं अच्छे स्थान पर होना चाहिए, स्कूल वगैरह में होना चाहिए। तो ये अनुकरण का उद्देश्य इन्होंने, अरस्तु ने बताया। यदि यह अनुकरण बाह्य जगत से सामग्री चुनता है और उसे अपने तरीके से छांटकर, तराशकर उसे इस प्रकार पुनः संयोजित करता है कि वह कलात्मक अनुभूति को जन्म देती है, तो यह सृजन प्रक्रिया के तहत आता है। यहाँ पर यह कहने का ये अर्थ होगा कि मान लीजिए कोई यदि चित्र भी बनाता है, तो अरस्तु के अनुसार वह नकल नहीं है, वह अनुकरण केवल नकल नहीं है, वह अरस्तु के अनुसार सृजन है। हाँ, लेकिन प्लेटो के अनुसार वो नकल है। प्लेटो उसमें कोई प्रतिभा नहीं देखते चित्रकार में, लेकिन जो अरस्तु हैं उसमें चित्रकार में एक प्रतिभा संपन्न कलाकार को देखते हैं। वो मानते हैं कि जो चित्रकार है वो
केवल नकल नहीं कर रहा है एक वस्तु की क्योंकि हर कोई अगर नकल ही होती, अनुकरण करना नकल ही होती, तो फिर हर कोई चित्रकार बन जाता, हर कोई कवि बन जाता। लेकिन अनुकरण की एक 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 शैली है, एक सिस्टम है जो सभी को नहीं पता कि किस तरीके से करना है। वो कौन कर पाता है? जिसके अंदर प्रतिभा होती है, जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर अनुभूतियों का आवेग होता है, वही कर पाता है। अब जब जो चित्रकार है, यदि वो अनुकरण ज्यों का त्यों करता तो ये ज्यों का त्यों अनुकरण नहीं है। जो चित्रकार चित्र बना रहा है उसमें वह पेंट ब्रश कैसे यूज़ करने हैं, किस तरीके से आरेख खींचने हैं, किस तरीके से डिज़ाइन बनाने हैं, किस तरीके का कलर यूज़ करना है, किस तरीके का भाव, किस तरीके का उसमें वो डालना है, चित्र पेश करना है, ये तमाम बातें चित्रकार अपने दिमाग में सोच कर रखता है। उसका एक एक आरेख खींचा हुआ कुछ ना कुछ मतलब रखता है, उसी की तरह होता है जिस तरीके से वो देखता है। ठीक है, तो ये अनुकरण सृजन है, ये अनुकरण नकल नहीं है, ये अनुकरण सृजन है। ये महत्वपूर्ण अंतर अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत में और प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत में है। अब अनुकरण जो अरस्तू का है उसमें ये बात निकल के आती है जो महत्वपूर्ण है, जो कि उन्होंने अनुकरण की व्याख्या 3 शब्दों के रूप में की: प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श। यानी कि जो एक अनुकर्ता होता है वो 3 स्थितियों, उसका उद्देश्य होता है इन 3 स्थितियों को प्राप्त करे। यानी कि उन्होंने व्याख्यायित किया जो अनुकर्ता होता है वो बाह्य जगत को प्रतीयमान स्थिति में नहीं पेश करता, इससे आगे भी जाता है, उसकी संभावनाओं और उसकी आदर्श स्थितियों पर भी बात करता है। प्रतीयमान यानी कि जैसी वे हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि गुब्बारे बेचने वाली लड़की जैसी वे है, बस वो कवि सिर्फ उसकी वैसी की वैसी स्थिति पर नहीं बात करता, उसकी संभाव्य स्थिति पर भी वो बात करता है कि जैसी वे हो सकती है उस पे भी बात करता है अनुकरण करने वाला। तो जैसी वे हो सकती है इसका मतलब क्या है कि उसे कैसा होना चाहिए, क्या उसे गुब्बारे ही बेचने चाहिए 8-10 साल की लड़की को, या फिर उसको कैसा होना चाहिए, आदर्श स्थिति उसकी कैसी होनी चाहिए, उसे आदर्श कैसा होना चाहिए, या फिर जैसा उसे होना चाहिए। ये चीज़ अनुकरण सिद्धांत की महत्वपूर्ण है जो प्लेटो ने नहीं दी, जो केवल अरस्तू ने प्रस्तुत कि जो अनुकर्ता होता है वो चीज़ों को वैसा का वैसा ही प्रस्तुत नहीं करता, वह उनकी संभाव्य स्थितियों को भी बताता है कि वह कैसी हो सकती हैं और उन्हें कैसा किया जाना चाहिए या उन्हें कैसा होना चाहिए, इस पर भी बात करता है। तभी वह अनुकरण अनुसृजन है, तभी वह अनुकरण अनुसृजन के रूप में व्याख्यायित होगा, वरना तो वह नकल ही होगा। तो दोस्तों यही है अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत, जो कि केवल नकल ना होकर के सृजन है, जो कि केवल जहाँ पर जो कलाकार है वो केवल नकल नवीस ना होकर के सृजन करता है, कवि है, कलाकार है, जो कि सम्मानजनक की कार्य है, जो कि प्रतिभा संपन्न कार्य है, जो कि प्लेटो के अनुसार कोई प्रतिभा संपन्न कार्य नहीं था अनुकरण, लेकिन अरस्तू ने उसे प्रतिभा से जोड़ा, उसे हुनर से जोड़ा, उसे शक्ति से जोड़ा। लेकिन प्लेटो ने उसे साधारण क्रिया माना था, किसी अनुकरण को, लेकिन अरस्तू ने उसे विशेष क्रिया माना, उसे सृजन क्रिया माना। तो यही अंतर हमने बताया और ये महत्वपूर्ण है। और आपने इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, जो समझ में नहीं आता है मैं उसे और सुधारने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।